दोस्तों, वक्त और हालात से परेशान एक युवक चोरी करने पर मजबूर हो जाता है। एक दिन वो एक ऐसे घर में घुसता है जो कि एक अमीर आदमी का घर होता है और घर के सारे लोग कुछ दिन के लिए बाहर गए थे। उसके मुताबिक उस घर में कोई नहीं होना चाहिए था और वो सोचता है कि अगर इस घर को मैं लूट लूँगा तो मेरी सारी परेशानी हल हो जाएगी। यही सोचकर उस घर में घुसता है। लेकिन जैसे ही वो अपना काम शुरू करने वाला होता है, वैसे ही उसके कानों में एक महिला की आवाज़ पड़ती है। उस महिला की आवाज़ सुनकर वो चौंक जाता है, सोचता है इस घर में तो किसी को नहीं होना चाहिए था, फिर ये महिला की आवाज़ कहाँ से आ रही है। और फिर वो डरते डरते उस दिशा में आगे बढ़ता है जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी। और फिर दोस्तों, एक कमरे में वास्तव में एक महिला मौजूद थी, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा लाचार और मजबूर स्थिति में वहाँ पर मौजूद थी। अब दोस्तों, उसके बाद वो उस नौजवान महिला के साथ क्या करता है, एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये जो कहानी है झारखंड के खूंटी की है। एक युवक जिसका नाम सुनील कुमार होता है। सुनील कुमार दोस्तों आइस फैक्ट्री लगाता है और जिसमें उसका बहुत लॉस हो जाता है। वो बहुत कर्जा ले रखा था और जब वो कर्ज नहीं चुका पाता, उसकी फैक्ट्री बंद हो जाती है, तो फिर लेनदारों की लाइन लग जाती है और इस स्थिति से वो बहुत परेशान हो जाता है। और उसी इलाके में एक व्यक्ति का घर होता है जिसका नाम ऊधम सिंह होता है। दोस्तों, ऊधम सिंह एक अमीर आदमी था, लेकिन वो जितना अमीर था दिल का उतना ही गरीब आदमी था। उसके घर में उसकी पत्नी थी, 2 बेटे 2 बहुएं थी, 2 बेटियां भी थी। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। कई सारे उसके काम थे, दुकान थे, तमाम काम करता था। लेकिन नंबर 1 का लालची और बेईमान आदमी था। वो अपने दोनों बेटों की शादी में जमकर दहेज की मांग करता है, लेकिन बड़े बेटे की जो शादी में उसके मन मुताबिक मिलता है, छोटे बेटे की शादी में इतना दहेज मिल नहीं पाता है। और इसीलिए दोस्तों, उस घर में जो मान मर्यादा और जो हैसियत बड़ी बहू की थी, छोटी बहू की बिल्कुल भी नहीं थी। वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस जाती थी। और जैसा कि ऊधम सिंह था, वैसे ही उसके दोनों बेटे थे। दोस्तों, उसके छोटे बेटे का नाम कुंदन होता है, उसकी पत्नी का नाम दीपशिखा होता है। ये कहानी उसी दीपशिखा की है। दोस्तों, एक तो उसके साथ दुर्भावना की जाती थी और दूसरा जो है, भगवान ने भी उसको दंड दे रखा था, क्योंकि अक्सर जो है उसकी तबीयत खराब रहती थी। चिंता के मारे वो कुछ खाती नहीं थी और जो भी खाती थी वो उसके शरीर को लगता नहीं था। और नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे वो चिंताओं में बीमार पड़ गई। उसे टीबी हो जाती है। जब उसे लगातार खांसी आने लगी, बुखार रहने लगा, तो उसका जो पति था कुंदन, जो कि अपने बाप की ही भाषा बोलता था, वो कहता था कि जा अपने मायके दवा करा ले। तमाम चीज़ें उसके साथ वो बहुत ही दुर्व्यवहार करता था। लेकिन जब उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होती थी तो बाजार से 1 रुपये वाली गोली लाकर उसको खिला दिया करता था और बस उसी से उसका इलाज वो करता रहा। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे जो है उसकी बीमारी बिगड़ जाती है और वो फिर जब ज़्यादा हो जाता है, ये हुआ कि अब ये मरने के कगार पर आ जाएगी, तब उन लोगों ने, यानी कि ऊधम सिंह और उसके बेटे ने कहा कि तू मायके चली जा और वहीं पर जाकर अपनी दवा करा। वो कहती है मैं मायके नहीं जाऊंगी। वो कहते हैं कि अगर मायके नहीं जाएगी तो यहाँ मर जाएगी, तो यहाँ तेरा क्रियाक्रम कौन करेगा। कहती है मैं देखने आऊँगी मेरा क्रियाक्रम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, फेंक देना कहीं पर ले जाकर, और मैं कौन सा देखने आऊँगी और कौन सा तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ भी लेगा। वो कहते हैं कि ऐसे फेंक दूंगा तो तू मुझे डायन बनकर यहाँ पर और जो है हमको परेशान करेगी। सोचती है कि जीते जी तो तुम्हारा कुछ कर नहीं पाती, मरने के बाद क्या तुम्हारा कर लूँगी, और मैं मायके नहीं जाऊँगी, जो भी होना होगा यहीं पर होगा। और वो जिद पकड़ लेती है कि मैं नहीं जाऊँगी। और ये लोग भी दोस्तों उसकी दवा नहीं कराते हैं, सोचते हैं कि मर मुरा जाएगी और उसके बाद कुंदन की दूसरी शादी कर देंगे। और एक दिन जब उसकी हालत ज़्यादा खराब हो जाती है तो उसकी सास जो थी वो कहती है कि अरे कुछ तो इसका जांच वगैरह करवा दो, कुछ तो रिपोर्ट वगैरह अपने पास रखो, ताकि लोगों को दिखाने के काम आए कि हाँ हम इसका इलाज करा रहे थे। नहीं बच पाई तो इसकी किस्मत है।
अब दोस्तों सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, उसका एक्सरे करवाते हैं, खून पेशाब आदि की जांच होती है। डॉक्टर कहते हैं, उन लोगों को डांटते हैं कि अभी तक तुम लोग कहाँ पर थे और इसकी बीमारी इतनी बिगड़ चुकी है, टीबी जो है इतना गंभीर हो चुका है, तुम लोग कहाँ इलाज करवा रहे थे। ये लोग कहते हैं कि साहब हमको पता ही नहीं चला, ये कुछ बताती ही नहीं थी। और जैसा कि उसे वो डरा धमका कर रहते थे तो वही सिर्फ बोलते थे, ये कुछ डॉक्टर के सामने बोलती नहीं थी, बस हाँ हूँ में जवाब देती थी। और उसके बाद ये लोग सारी जांचें उसका करवा लेते हैं। डॉक्टर दवाई लिखते हैं, कहते हैं कि लापरवाही नहीं करनी है और दवा जो है रेगुलर करवानी है, कम से कम 2 साल इनका दवा चलेगा, तब जाकर ये पूरी तरीके से स्वस्थ होंगी। और ये भी हो सकता है कि ये ठीक भी ना हो अगर लापरवाही की जाएगी। और वो दवा लिख देते हैं, लेकिन दोस्तों ये लोग दवा लेते नहीं हैं। और वो भी एकदम ठान चुकी थी कि अब इस घर में जो है मरने के सिवा और कोई चारा नहीं था। इसीलिए उसे किसी से शिकवा, कोई किसी से गिला नहीं था। वो सोचती है कि मेरे नसीब में यही था तो यही सही। एक दिन जो है ऊधम सिंह का पूरा परिवार किसी फंक्शन में जा रहा था 3-4 दिन के लिए। अब वो सारे लोग चले जाते हैं, जो दीपशिखा थी उसका पति कुंदन भी चला जाता है, सारे लोग चले जाते हैं। और इसे जो है ये लोग कहते हैं कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं तो तू अपने मायके चली जा, अब यहाँ कैसे अकेले रहेगी। वो कहती है मैं अकेले रह लूँगी और तुम लोगों को जहाँ मर्जी है वहाँ पर जाओ। वो लोग कहते हैं हम घर में ताला मार कर जाएंगे। कहती है ताला मार कर जाओ या जो मर्जी करके जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। दोस्तों वो घर से बाहर जाती भी नहीं थी, सोचते अगर ताला भी मार देंगे तो मैं अपना घर में रहूँगी, पड़ी रहूँगी, खाऊँगी पीऊँगी। और वो लोग वही करते हैं, उसका दोस्तों बाहर से वो ताला मार देते हैं और वो भी सोचते हैं कि घर से तो बाहर जाती नहीं है। और उसके बाद ये सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। 2 गाड़ी भरकर वो लोग जा रहे थे और तभी रास्ते में एक लड़का जिसका नाम सुनील होता है, सुनील की नज़र जो है इन लोगों पर पड़ती है तो सोचता है कि पूरा परिवार का परिवार कहाँ जा रहा है। फिलहाल उसकी एक दुकान होती है ऊधम सिंह की, उस दुकान पर एक पोस्टर चिपका के गया था कि मैं जो है हम लोग 4 दिन के बाद आएंगे। तो वो नंबर पे कॉल करता है, कहता है भाई साहब कुछ काम था, आप लोग कहाँ चले गए। उसकी कपड़े की दुकान थी। तो वो कहता है कि हम तो 4 दिन बाद ही आएंगे भाई, आपको जो भी सामान लेना होगा वो 4 दिन बाद आना। वो दोस्तों इसलिए कॉल किया हुआ था कि अब जो है ये लोग 4 दिन तक नहीं आएंगे, इसके घर में बहुत माल है और वो जाकर लूट लूँगा। सुनील पूरी तरीके से प्लान बना लेता है, घर पे जाकर देखता है तो ताला लटका हुआ था। वो सोचता है अब घर में कोई नहीं है। और फिर एक दिन जो है वो रात को 8-9 बजे उस घर में छत के रास्ते जाता है और कैसे भी करके घर के अंदर वो घुस जाता है। जब घर में घुस जाता है आराम से इत्मीनान से सोचता है कि भाई इसके घर में तो माल बहुत है, अब जो है आराम से मैं लूटूंगा, सर्च करूंगा, खोजूंगा। और तभी दोस्तों उसके कानों में दीपशिखा की आवाज़ पड़ती है। दीपशिखा एक कमरे में चारपाई पर पड़ी हुई कराह रही थी, बुखार से तड़प रही थी और वो उठ भी नहीं पा रही थी। बस वो राम राम कर रही थी और कभी बस पानी पानी कर रही थी। ये सोचता है यार इस घर में किसी को नहीं होना चाहिए, किसकी आवाज़ आ रही है। फिर ये इधर उधर देखता है, धीरे धीरे करके उस कमरे में जाकर झांकता है जहाँ पर दीपशिखा थी। और दोस्तों उसके कमरे की लाइट चल रही थी, चारपाई पर पड़ी हुई वो करा रही थी। अब वो सोचता है कि इस घर में और कोई ना हो, अगर महिला है तो कोई पुरुष भी होगा। लेकिन फिर वो धीरे धीरे ये समझ जाता है कि इस घर में इस महिला के सिवा फिलहाल कोई नहीं है। फिर वो सोचता है कि ये जो है हमारा कर ही क्या लेगी, शायद इसकी तबीयत खराब है और चलकर अब इसी को बंधक बनाऊंगा और इसी का पहले जो है वो सामान लूटूंगा, इसी को पहले लूटूंगा। वो कमरे के अंदर प्रवेश कर जाता है, जाकर देखता है तो वो जो है आंखें बंद हुई कराह रही थी, चारपाई पर पड़ी हुई, उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। ये अब जब वो कराह रही थी और उसका जब वो शरीर देखता है कि एकदम बहुत ही खूबसूरत लेकिन एकदम दुबली पतली सी ये महिला जो है, उसकी उम्र करीब 25-26 साल की थी। सोचता है कि ये ऐसे कैसे पड़ी है। उसको बुखार से इतना तप रही थी कि उसकी आंच उसे महसूस होती है। वो जाता है और दोस्तों उससे रहा नहीं जाता, वो उसके माथे पर अपना हाथ रख देता है
और उसके बाद कहता है कि तुम्हें तो बहुत ज़्यादा बुखार है। अब जैसे ही वो किसी के हाथ का स्पर्श दोस्तों उसके माथे पर पड़ता है, वो चौंक जाती है और अपनी पलकें खोलती है, उसको देखती है और उसके बाद सबसे पहले तो उसके जो कपड़े अस्त व्यस्त थे उसे वो ठीक करती है, अपने आंचल वगैरह को अपने जो है ऊपर रखती है। ये कहती है कि कौन हो तुम? तो कहता है कि अब मैं जो भी हूँ, लेकिन तुम्हारी तो हालत ख़राब है, तुम कौन हो? कहती है कि मेरा ही घर है और मैं इस घर की बहू हूँ, तुम कौन हो? कहता है कि अब मैं क्या ही बताऊँ मैं कौन हूँ, लेकिन तुम्हारी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और तुम्हें तो कुछ भी हो सकता है। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे पास दवाई वगैरह नहीं है, तुम यहाँ पर कैसे पड़ी हो? वो कहती है कि अब इससे तुम्हें क्या लेना देना, लेकिन तुम हो कौन, कहाँ से आए हो? कहता है कि ये मत पूछो मैं कहाँ से आया हूँ, मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है और जो है अभी तुम्हारे जो है कुछ भी तुम्हारे साथ हो सकता है। क्योंकि दोस्तों इतना वो तप रही थी। फिलहाल वो जैसा कि उसने सीखा था, कुछ दिन उसने एक हॉस्पिटल में काम किया हुआ था, तो वो जाता है और जो है कपड़े का पट्टी बनाता है, उसे भिगाता है और उसके जो है सिर पर लाकर रख देता है। सिर पर जब रख देता है तो वो दोस्तों पहले तो अपने हाथ से हटाती है कि ये कौन होता है मुझे छूने वाला, लेकिन फिर वो कहता है अरे तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम्हें इतना ज़्यादा बुखार है। दोस्तों लेना न देना, लेकिन बस जो है वो उसका दुख उससे देखा नहीं जाता। उठाकर उसको बिठाता है और कहता है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? कहती है लेकिन तुम हो कौन? कहता है दरअसल मैं एक चोर हूँ, इस घर में चोरी करने आया था। अब उसे देखती है तो दोस्तों सन्न रह जाती है। कहती विश्वास नहीं हो रहा, तुम चोर हो? कहता है कि हाँ मैं चोर हूँ। तो कहती है फिर यहाँ पर किस लिए इस घर में आए हो? कहता बस चोरी करने आया था। कहती है कि लेकिन मुझे कुछ नहीं पता है, मेरे पास कोई सामान नहीं है और ना ही मुझे मेरे पास इस घर की चाबी है, तो मेरे ऊपर रहम करो और तुम जो है यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं मरते मरते एक बदनामी नहीं लेना चाहती कि जो है मैंने घर को लुटवा दिया, क्योंकि अब मुझे तो जीना है नहीं। वो कहता है ऐसे तुम क्यों कह रही हो? अभी तो तुम्हारी सारी उम्र पड़ी है और तुम इतनी निराश इतनी परेशान क्यों हो, क्या बात है? अब दोस्तों वो जो है उसको अपनी सारी व्यथा बताती है कि कैसे उस घर में वो रहती है और कैसे उसके साथ व्यवहार किया जाता है और कैसे उसके सास ससुर पति नंदे उसकी जेठानी ये सब सारे लोग मिलकर उसको सताते हैं, उसको कुछ भी नहीं समझते हैं। वो कहता है ये तो बहुत बुरा है तुम्हारे साथ, तो तुम इसमें रह क्यों रही हो घर में? कहती फिर कहाँ जाऊँ? अगर मेरे पिता की ऐसी स्थिति होती तो इनको ज़्यादा दहेज दिए होते तो आज ये जो है मेरे साथ कुछ और ही व्यवहार करते, लेकिन एक तो उन्होंने जैसे तैसे करके शादी करी, अब मेरे माता पिता भी इस दुनिया में नहीं हैं, तो मैं कहाँ जाऊँ? अब उसके बाद सुनील जो था एक हिसाब से उसके पीछे पड़ जाता है। कहता है कि चलो मैं तुम्हारा दवा करा देता हूँ। वो कहती है तुम तो खुद परेशान हो, तुम क्या मेरा दवा कराओगे? और दवा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी जीने की कोई इच्छा ही नहीं है। लेकिन वो कहता है कि नहीं चलो मैं तुम्हारा दवा कराऊंगा। वो कहती है कहाँ से कराओगे? कहता ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारी दवा कराऊंगा। वो मना करती है, लेकिन ये कहता नहीं, ज़बरदस्ती उसे खींचता है। कहता नहीं चलो मुझसे देखा नहीं जाता तुम्हारी हालत। अब दीपशिखा दोस्तों जो है वो संकोच में पड़ जाती है। वो कहती है ठीक है मैं कपड़े बदल लेती हूँ, और फिर दोस्तों वो कपड़े बदलती है। वो उसे सहारा देता है और फिर उसके बाद रात को ही उस घर में से लेकर वो निकल जाता है जिला चिकित्सालय में, वहाँ पर इमरजेंसी में भर्ती कराता है और फिर वही सारी जांचें होती हैं। डॉक्टर कहते हैं भाई ये बीमारी तो तुम कहाँ पर थे अभी तक? कहता है बस मैं तो रिश्तेदार हूँ और घर पे आया था, इनकी तबीयत खराब हो गई तो लेकर चला आया। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा है इनको इमरजेंसी वाला कोई जो है इनका हालत नहीं ख़राब है, इनकी हालत जो है बहुत दिनों से ख़राब है, इनके पास परमानेंट ये बीमारी है, तो इसीलिए इनको जो है टीबी है और इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। तो जो है इनको घर लेकर जाओ, वो दवा जो है बुखार उतरने की दवा वगैरह दे देते हैं, 2-3 दिन की दवा दे देते हैं। कहते हैं इनको घर लेकर जाओ, फिलहाल लाकर नॉर्मल जो है ओपीडी में दिखाओ, इमरजेंसी वाला केस नहीं है। अब दोस्तों वो दीपशिखा को लेकर घर पे आ जाता है, उसके घर पे,
और तब तक दोस्तों सुबह हो चुकी थी। आने के बाद वो जब उसको घर में ले जाता है और उसे बताता है कि ये दवा ऐसे खानी है, तो दोस्तों वो रोने लगती है, सोचती है विश्वास नहीं होता कि तुम चोरी करने आए थे। कहता लेकिन ये बात सच है, मैं चोरी करने आया था। और उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, तुम लापरवाही मत करना, अपना इलाज करवाना, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है, और एक बार अगर मिली है तो इसको जो है जब तक इच्छा शक्ति है पूरी जीनी चाहिए। अब दोस्तों सुनील का वहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन वो वहाँ से कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। जब वो जा रहा था तो दोस्तों उसे रोकती है, कहती रुक जाओ। जाती है, अपना एक उसके पास बॉक्स था, कपड़ों के बीच में उसने मंगलसूत्र रख रखा था और वो लाकर सुनील को देने लगती है। वो कहता है ये किस लिए? कहती है ले जाओ, इसे बेचकर तुम्हारा जो भी कुछ काम हो सकेगा वो कर लेना। दोस्तों जब उसके हाथ पे रखती है तो इसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, इसको तुम बेच के अपना इलाज करवा लेना। वो कहती है नहीं मुझे इलाज की ज़रूरत नहीं है, ले जाओ, ये तुम्हारे काम आ जाएगा, ये मेरे भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि जब पति ही किसी काम का नहीं तो ये मेरे किस काम का है। और उसके बाद दोस्तों वो रोने लगती है और उसके सीने से वो लिपट जाती है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम जियो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी दवा कराओ। तो वो कहती है अगर तुम चाहते ही हो कि मैं अपनी दवा कराऊं, मैं जिंदा रहूं, तो फिर मुझे यहाँ से ले चलो। वो कहता है कि लेकिन कैसे ले चलूं? कहती है कैसे भी करके मुझे ले चलो, और कभी कभी मैं भी जीना चाहती हूँ, मैं भी ये दुनिया देखना चाहती हूँ। दोस्तों उसके बाद वो कहता है कि यहाँ से तो मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, यहाँ से अगर तुम निकल के अपने मायके जा सको, क्योंकि ये लोग तो तुम्हें भगाते ही रहते हैं, तो फिर मैं वहाँ पर तुम्हारा इलाज करवा सकता हूँ, वहाँ से मैं तुम्हें कहीं और लेकर जा सकता हूँ। दोस्तों मात्र 12 घंटे के इस साथ में, दोनों के साथ में इतना लगाव हो जाता है कि फिर वो प्लान बनाते हैं और उसके मुताबिक जो दीपशिखा थी वो वहाँ से अपने मायके चली जाती है। और जैसे ही ये लोग आते हैं और कहती है मैं जाऊँगी अपने मायके, दोस्तों ये लोग खुशी खुशी उसे भेज देते हैं। और फिर वहाँ पर ये सुनील जो है वो जाता है, उससे मुलाकात करता है, उसका इलाज करवाता है। 2 साल तक इलाज चलता रहा, वो कमा कमा करके उसका इलाज कराता रहा, क्योंकि दोस्तों वो भी बहुत प्यारी महिला थी और ये भी दोस्तों दिल का बहुत ही नेक इंसान था। और अंत में जाकर 2 साल तक उसका इलाज कराया, पूरी तरीके से वो स्वस्थ हो चुकी। लेकिन इस बीच ना तो ऊधम सिंह ने उसका खोज खबर लिया, ना ही कुंदन ने खोज खबर लिया। और एक बार ऊधम सिंह ने अपने एक रिश्तेदार के जरिए मैसेज भिजवा दिया उसके घर पर कि अब जो है उसको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है और कुंदन जो है अब वो दूसरी शादी करेगा। वो कहती है उसकी जो मर्जी करे, वो लोग अपना कर सकते हैं, मैं उनके बीच में नहीं आऊँगी, क्योंकि दोस्तों उसकी तो दुनिया बदल चुकी थी, उसे एक सच्चा साथी मिल चुका था और दोस्तों वो था सुनील। फिलहाल 2 साल बाद वो ठीक हो जाती है और उसके बाद ये दोनों 2022 में, दोस्तों थोड़ी पुरानी ये कहानी है, 2022 में ये दोनों शादी करते हैं। आज इनके 2 बच्चे हैं, ये दोनों बहुत ही खुश हैं, साथ में रहते हैं, साथ में जॉब करते हैं। और दोस्तों उस स्थिति से सुनील उबर भी चुका है जिस स्थिति में वो फंसा हुआ था। आज वो अच्छा खासा काम करता है और दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हैं, बहुत ही शानदार लाइफ बिता रहे हैं। तो दोस्तों ये रही दीपशिखा और सुनील की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।